नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस और मैं हूं अशोक कामिया। और आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भारत का आर्थिक समीक्षा पेश किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे बजट के जस्ट एक दिन पूर्व यानी आज 31 जनवरी को निर्मला सीतारमण ने अपना 24-25 का सर्वे जारी कर दिया है। जानते हैं कि आर्थिक समीक्षा कब जारी की जाती है और आर्थिक समीक्षा क्या होती है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करूं और फिर हम चलेंगे कि वर्ष 2024-25 का जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, यानी पूरा आर्थिक परिदृश्य सरकार ने क्या खोया है, क्या पाया है, उसकी चर्चा हम मेन प्रमुख बिंदुओं की बात करने वाले हैं। तो निर्मला सीतारमण ने जो आज 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा पेश की है, देखिए ये जो आर्थिक समीक्षा है, जो वित्त मंत्री होता है वो दो रिपोर्ट पेश करता है और एक रिपोर्ट होती है इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा जो है ये पेश की जाती है वित्त मंत्री द्वारा। लेकिन इस इकोनॉमिक सर्वे के जस्ट एक दिन बाद में सरकार अपना बजट पेश करती है और बजट के अंदर सरकार जो है आने वाले वित्तीय वर्ष का पूरा विवरण करती है, यानी टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा पेश करती है। हम इसको कल बजट पेश होगा, उसके बाद में देखेंगे कि बजट में क्या खास होने वाला है। तो आज इकोनॉमिक सर्वे, देखिए ये इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट के जस्ट एक दिन पूर्व किया जाता है और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये 1 फरवरी को किया जाता है। ज्ञात रहे कि ये वर्ष 2017-18 से जो हमारा इकोनॉमिक बजट है वो 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा। इससे पहले जो होता था वो होता था 28 या 29 फरवरी को, यानी जो बजट है वो फरवरी के एंड में होता था। तो यानी निर्मला सीतारमण ने आज 31 जनवरी को अपना 24-25 का ये इकोनॉमिक सर्वे है 24-25, यानी ये सरकार का रिपोर्ट कार्ड है कि इसमें 24-25 में सरकार ने क्या खोया है और क्या पाया है। कल 1 फरवरी को सरकार अपने 25-26 का अनुमानित लेखा जोखा पेश करेगी। अनुमानित लेखा जोखा सरकार द्वारा पेश किया जाएगा, यानी सरकार वो कौन से काम करने वाली है, वो कौन से बदलाव करने वाली है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, कहाँ से सरकार को इनकम होगी, वो तमाम बातें कल बजट के अंदर आने वाली है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे 24-25 में जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इस सर्वे की कुछ खास बातें हम यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए इसकी कुछ खास बातें देखेंगे कि सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो कौन पेश करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। तैयार जो है इकोनॉमिक सर्वे जो तैयार किया जाता है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा किया जाता है और वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो है वी अनंत नागेश्वर। ये इसके द्वारा तैयार होता है, लेकिन पेश किया जाता है वो वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्री चाहे बजट हो चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, दोनों को पेश करता है, लेकिन बजट तैयार करता है वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, जिसमें एक बजट प्रभाग होता है, वो तैयार करता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो है यहाँ वी अनंत नागेश्वर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे हैं और इस दस्तावेज को वित्त मंत्री द्वारा पेश होता है। ये दस्तावेज बजट सत्र के संसद के दोनों सदनों में पेश होता है। पहला हमारा आर्थिक जो सर्वे था वो 1950-51 के अंदर जारी किया गया था। 1964 से पहले 1964 से पहले हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बजट का ही एक पार्ट था, बजट का ही
एक पार्ट था, लेकिन 64 के बाद से हमने इस बजट से एक दिन पूर्व जारी करने का ऐसा परिपाटी हमारी रही है। जब 1964 के बाद में हम हर बजट से जस्ट एक दिन पूर्व हमारा बजट आर्थिक समीक्षा को पेश करते हैं। देखिए, कुछ देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं कि आर्थिक समीक्षा में निर्मला सीतारमण ने आखिर क्या पेश किया है, यानी सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है। 24-25 में सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है, वो बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि विकास दर के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए देखिए 2025-26 के अंदर जीडीपी की जो ग्रोथ रेट रहना है, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट रहने का जो अनुमान लगाया है सरकार ने, जीडीपी की ग्रोथ रेट का जो अनुमान लगाया है सरकार ने, वो कितना है? वो है, सरकार ने कहा है कि 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। यानी ये जो 24-25 है, ये जो 24-25 है, इसकी आर्थिक समीक्षा सरकार ने की है कि ये 6.4 रहने का अनुमान सरकार ने लगाया है। यानी सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है कि 24-25 में जीडीपी की वृद्धि दर 6.4% रहने वाली है, ये अनुमान लगाया है। लेकिन 25-26 के लिए अनुमान लगाया है कि 6.3 से 6.8 रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। देखिए 23-24 के अंदर बहुत ही तेज गति से हमारी जीडीपी की ग्रोथ 8.2% रही थी, 8.2% रही थी। 2019 में कोविड महामारी के शुरू होने के बाद से अगर देखा जाए तो सबसे कम विकास दर होने का अनुमान ऐसा यहां पर लगाया गया है। क्लियर? और 4 सालों में सबसे धीमी गति की विकास का संकेत यहां पर निर्मला सीतारमण ने हमें दिया है। तो कुल मिलाकर के 2024-25 में ग्रोथ रेट हमारी रहने वाली है 6.4% और 25-26 के लिए आकलन किया है 6.3 से 6.8%। इसी तरह अगर हम पहली छमाही जो थी उसके अंदर 6% रही थी, लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ था। और वैश्विक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6% रहने का अनुमान यहां पर लगाया गया था। हालांकि हमने शुरुआती दौर में 2024 के अंदर यह अनुमान लगाया था कि हमारी विकास दर 7% तक रह सकती है, लेकिन अभी हमने सर्वे में पाया है कि 6.4% हमारी विकास दर रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 23-24 के अंदर हमारी विकास दर 8.2% रही थी। और दुनिया भर में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में ये एक है, इसलिए 24-25 के अंत तक $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना ये जताई गई है इकोनॉमिक सर्वे में। यानी हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन के होने का अनुमान है और विश्व के अंदर तेजी से उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर इस सर्वे की में जैसा कि दुनिया की अगर हम बात करें तो यहां पर वैश्विक स्तर पर जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? वो है 3.3%। ग्रोथ रेट, वैश्विक ग्रोथ रेट यहां 3.3% 2024-25 के अंदर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नए मोड़ पर जहां विकास की गति और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती है। देखिए, भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं। भारत के सामने इस सर्वे में कहा गया है, एक तो राजनीतिक जो परिवर्तन देश के अंदर है वो, और वैश्विक जो संघर्ष है वो, और हमारी जो व्यापार नीति है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बनी रहेगी। ऐसी संभावना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस इकोनॉमिक सर्वे में जाहिर की है। यहां पर विकास की गति और ऊर्जा सुरक्षा, इसके बीच में संतुलन बनाना ये हमारे सामने एक चुनौती बनेगी, इस बात की भी चर्चा यहां पर की गई है।
भारत को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ साथ नवीनीकरण ऊर्जा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों घटकों के आयात पर निर्भरता से बचना होगा। यानी इस सर्वे में कहा गया है कि हमें जीवाश्म ईंधन पर जो हमारी निर्भरता कम करने के साथ साथ इस पर तो निर्भरता कम करनी ही पड़ेगी, लेकिन नवीनीकरण ऊर्जा के लिए आवश्यक जो हमारे खनिज और घटक जिससे हम आयात करते हैं उन पर भी हमें निर्भरता से बचना होगा, ऐसा इस सर्वे में बताया गया। यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल पर्यावरण बल्कि आर्थिक सुधार को भी प्रभावित करती है। निजी क्षेत्र की बात में करते हुए यहां सर्वे में बताया गया है कि निजी क्षेत्र को पूंजी निवेश और रोजगार सृजन के बीच संतुलन बनाना होगा। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उनको जो इन्वेस्टमेंट एंड रोजगार जो क्रिएशन है उसके बीच में संतुलन बनाना होगा ताकि सामाजिक स्थिरता और दीर्घकालीन लाभ दोनों सुनिश्चित किया जाए। प्राइवेट सेक्टर के लिए ये एक संकेत निर्मला सीतारमण ने दिया है, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच के अंदर इनको बैलेंस करने की जरूरत यहां पर है। सरकार ने भारत के विकास के लिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत भारत ने 2014 के अंदर शुरुआत की थी कि भारत के अंदर जो हमारे यहाँ पर जो उत्पादन होता है यानी प्रोडक्शन होता है उसको बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया गया था। और यहाँ पर अब देखो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को यहाँ पर मेक फॉर द वर्ल्ड ये 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इस शब्द का प्रयोग किया था। इसका मतलब है कि हमें मेक इन इंडिया तो ठीक है, लेकिन वैश्विक स्तर पर हमारे उत्पादों को गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए हमें जो आर्थिक नीतियों के अंदर सुधार करना होगा। तो यानी मेक इन इंडिया के स्थान पर अब हम जोर देंगे मेक फॉर द वर्ल्ड, ऐसा यहां पर कहा गया है। भारत इसकी मदद से हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का, देश का रक्षा क्षेत्र, देखिए अगर मेक फॉर द वर्ल्ड, अब ऐसी हम आर्थिक नीतियां बनाने की जरूरत है, हमें ऐसा ईज डूइंग बिजनेस की जरूरत है जिसमें हम रक्षा क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। सरकार देखो 3 रिफॉर्म्स, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये 3 मजबूत स्तंभ बना रही है जिससे हमारे गवर्नेंस मॉडल के लिए ये पर्याप्त होंगे। मतलब गवर्नेंस मॉडल को ठीक करने के लिए हम इसमें चेंजेस करने जा रहे हैं। 3 मॉडल को, रिफॉर्म्स यानी सुधार, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को हम अपनाने जा रहे हैं और हमारी आर्थिक नीति के ये बड़े 3 स्तंभ हम इनको बनाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर हमने दूरी तय कर ली है। भारत ने इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया है कि मेट्रो रेल का जो नेटवर्क है 1000 किलोमीटर हमने तय कर लिया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। दुनिया का तीसरा, पहले नंबर पर ये मेट्रो के अंदर चाइना है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है और भारत अब क्या बन गया है, मेट्रो रेल के अंदर तीसरा बड़ा, यानी हमने 1000 किलोमीटर नेटवर्क हमने बिछा दिया है। किसके लिए? मेट्रो के लिए। तो ये 2024-25 के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर ये बात कही गई है कि अब हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है उसके अंदर 1000 किलोमीटर तक हम पहुंच चुके हैं, जो दुनिया में मेट्रो नेटवर्क में भारत को तीसरा स्थान दिलाता है। सबसे ज्यादा चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, भारत। इसी प्रकार हम देखें कि ऊंचे सार्वजनिक व्यय और बेहतर होती कारोबारी उम्मीदों से निवेश गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। देखिए सार्वजनिक जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें यहां पर वृद्धि हुई है और हमारा जो कारोबार है उसमें भी बेहतर उम्मीद हमने जगाई है, जिसके कारण क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो एक्टिविटीज है उसके अंदर तेजी आने की संभावना है।
2025-26 के लिए भारत की आर्थिक संभावनाएं संतुलित कही जा सकती है, संतुलित कही जा सकती है। राजनीतिक और व्यापार अनिश्चितता वृद्धि के लिए मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं। देखिए यहां पर इस सर्वे के अंदर यह बताया गया है कि भारत की आर्थिक विकास की वृद्धि के दौरान कुछ बाधक तत्व हैं, यानी कुछ बाधाएं हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। जैसे राजनीतिक जो भूचाल है, जो राजनीतिक चिंताएं हैं हमारी, ये इसके अंतर्गत हमें वृद्धि को रोकने में सहायक होगी। हमारी आर्थिक वृद्धि को रोकने में 3 प्रमुख कारण सरकार ने बताए हैं। हमारी जो एक तो व्यापार जो नीतियां हैं, व्यापार जो पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है, उसमें सुधार की जरूरत है। दूसरा, राजनीतिक और वैश्विक संघर्ष जो है, जो चल रहा है वैश्विक संघर्ष, तो ये मुद्दे हैं जो हमारी आर्थिक विकास की गति को रोकने के लिए काफी हैं। तो इसलिए ये चुनौतियां हमारे सामने हैं, इनका हमें सामना करना पड़ेगा। देखिए यहां पर मुद्रास्फीति की यदि हम बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो यहां खाद्य मुद्रास्फीति के अंदर तो मुद्रास्फीति नरम पड़ने की संभावना है। सब्जियों की कीमतों में गिरावट, खरीफ फसलों की आवक में मदद मिलेगी। और 2025-26 में जिंस की ऊंची कीमतों से मुद्रास्फीति का जोखिम सीमित लगता है। भू राजनीतिक दबाव, देखिए भू राजनीतिक दबाव अब भी जोखिम उत्पन्न कर रहा है। एक तो हमारा राजनीतिक जो प्रेशर है वो है, एक ट्रेड पॉलिसीज है, और वैश्विक स्तर पर जो संघर्ष है, ये हमारे 3 चुनौतियां बहुत बड़े यहां बनी हुई है और जिसका सामना देश की अर्थव्यवस्था को करना पड़ सकता है, देश की अर्थव्यवस्था को करना पड़ सकता है। यहां पर हम बात करें कि हमारी जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति के बारे में कहा गया है कि 2024-25 में हमारी इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर जो है, जो खुदरा की सीपीआई रेट जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, वो 4.9% रहने का अनुमान है, जो पहले जो 5.4% थी, और इससे कम होकर के इन्फ्लेशन रेट 4.9 रहने का अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे के दौरान ये बात एक आरबीआई के लिए भी संकेत है, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वित्तीय वर्ष 24-25 की जो अंतिम मॉनेटरी पॉलिसी फरवरी के जो फर्स्ट वीक के एंड में आने वाली है, वहां भी इनका असर हो सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत भी हम देखने वाले हैं कि आरबीआई गवर्नर द्वारा मौद्रिक नीति के तहत इन संकेतों का उन पर क्या फर्क पड़ता है। और ये इकोनॉमिक सर्वे की कुछ खास बातें थी, और डिटेल के अंदर इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही जल्दी शीघ्र हम लेकर के आएंगे। और बजट, जो कल बजट आने वाला है, जो 25-26 का बजट निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, शीघ्र ही इस बजट में क्या खास होगा उसकी बातें करेंगे। ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे और आप देख रहे थे उत्कर्ष क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद।